नमस्कार। एक और टिप्पणी के साथ मैं अतुल चौरसिया। दरबार अपनी रोजाना लय में आ चुका था। धृतराष्ट्र नियमित दरबार में हाजिरी बजा रहे थे। पिछले हफ्ते तक समूचे आर्यावर्त में रहे ढिंचक माहौल के बाद अब थोड़ा शांति का आलम था। इस बीच डंकापति के दरबार में व्यापक फेरबदल की खबर थी। संजय को इसकी सूचना मिल चुकी थी। धृतराष्ट्र स्थिर चित्त नजर आ रहे थे। उनके मन में हमेशा की तरह संजय घूम रहे थे। उन्हें उम्मीद थी कि संजय के पास जरूर कुछ नया बताने को होगा। लिहाजा उन्होंने डंकापति का जिक्र किए बिना ही पूछा, और संजय, क्या नई ताजी है तुम्हारे पोटली में? संजय बोलने में थोड़ा सकुचा रहे थे। यह बात भांपकर धृतराष्ट्र ने पूछा, कोई गंभीर बात है क्या? खुलकर बोलते क्यों नहीं? तब संजय ने कहा, दरअसल महाराज, बात ही कुछ ऐसी है। धृतराष्ट्र ने बीच में ही लपक लिया, कैसी है? संजय ने कहा, अच्छा महाराज, ये बताइए, अगर आप अपने दरबार से पितामह भीष्म, गांधार पुत्र शकुनी, जम्बूद्वीप के लंबरदार को बाहर कर दें तो कैसा लगेगा? धृतराष्ट्र को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, संजय, क्या बकते हो? पितामह और गांधार नरेश को हस्तिनापुर के दरबार से बाहर कैसे किया जा सकता है? वह तो हमारे शासन के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। संजय ने थोड़ा और कुरेदने की नीयत से कहा, और क्या ऐसा हो सकता है कि पितामह की जगह सराय काले खां के जमींदार और झड़ौदा कला के ग्राम प्रधान को आप अपना दरबारी नियुक्त कर दें? यह सुनकर धृतराष्ट्र पजामे से बाहर हो गए। दरबार के सम्मान का ख्याल रखो संजय। हर ऐरू गैरू नत्थु खैरू हस्तिनापुर दरबार का प्रतिनिधि नहीं बन सकता। संजय ने कहा, बस महाराज, यही मेरी दुविधा का कारण है। दरअसल डंकापति ने अपने पूरे दरबार की ओवरहॉलिंग कर डाली है। पूरे 8 साल के बाद बीजेपी के शीर्ष स्तर पर बड़े बदलाव किए गए हैं। सबसे बड़ा जो फैसला चौंकाने वाला है वो है नितिन गडकरी को संसदीय बोर्ड से हटाना। बीजेपी की परंपरा रही है कि जो पार्टी के पूर्व अध्यक्ष रहते हैं उन्हें संसदीय बोर्ड में जगह मिलती आई है। इस अचानक सूचना ने धृतराष्ट्र को एकाग्रचित कर दिया। संजय ने कहा, डंकापति धीरे धीरे वही काम कर रहे हैं जिसके लिए अतीत के तमाम सामंत और सूबेदार बदनाम रहे हैं। जी हुजूरी करने वाले दरबारियों की चौकड़ी अपने इर्द गिर्द जमा कर रहे हैं। धृतराष्ट्र ने पूछा, इतना बड़ा फेरबदल किया डंकापति ने और हमको सूचना तक न दी? संजय ने विनम्रता ओढ़ते हुए कहा, अब डंकापति इस सब से ऊपर उठ चुके हैं। अब वो सूचना नहीं, आदेश देते हैं। धृतराष्ट्र को बात चुभी, लेकिन उन्होंने इसका सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं किया। बस धीरे से एक सवाल पूछा, किस किस को हटाया और किस किस को बिठाया दरबार में? संजय ने कहा, सबसे ऊपर तो नागपुर मुख्यालय से सीधा संपर्क रखने वाले गडकरी जी हैं। नितिन गडकरी पार्टी की सर्वोच्च निर्णायक संस्था संसदीय बोर्ड से बाहर कर दिए गए। इसी तरह मध्य राष्ट्र के चौहान का कद भी डंकापति ने तराश दिया है। चौहान कुछ दिनों से बुलडोजर लेकर चढ़ाई पर थे। समर्थक चौतरफा नारा लगा रहे थे, मत चूको चौहान, लेकिन डंकापति के सामने आते ही चौहान चूक गए। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। इसी तरह एक और खलक के आवाम नगाड़ाए खुदा है जम्बूद्वीप के योगीराज। बड़ी हसरतें थी कि इस बार उन्हें डंकापति के दरबार में एंट्री मिल जाएगी, पर ऐसा हो न सका। योगी आदित्यनाथ को पार्लियामेंट्री बोर्ड में जगह नहीं दी गई। संजय अभी भी जारी थे। चौहान और योगीराज का पर कतरने के लिए डंकापति ने नई योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत सूबों के लंबरदारों को आर्यावर्त के दरबार में एंट्री नहीं मिलेगी। इस तरह ये सब अपने अपने सूबों में फंस कर रह जाएंगे और डंकापति की राह निष्कंटक हो जाएगी। डंकापति का यह कारनामा सुनकर धृतराष्ट्र का मन कसैला हो गया। उन्होंने बात को दूसरी तरफ मोड़ने की गरज से कहा, माहौल बड़ा सुहाना हो चला है। लेकिन संजय ने हस्तक्षेप किया, महाराज, कुछ और भी है डंकापति के दरबार में जिसे जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। धृतराष्ट्र ने कहा, सुनाओ। संजय ने सुनाना शुरू किया। डंकापति के एक और दरबारी हैं, हरि को पूजे सो हरि का होई, नाम है इनका हरदीप पुरी। इन्होंने चहकते हुए एक ट्वीट किया था, भारत ने हमेशा उन लोगों का स्वागत किया है जिन्होंने देश में शरण मांगी है। एक ऐतिहासिक फैसले में सभी रोहिंग्या शरणार्थियों को दिल्ली के बकरवाला इलाके में EWS फ्लैटों में स्थानांतरित किया जाएगा। उन्हें बुनियादी सुविधाएं, UNHCR ID और 24 घंटे पुलिस सुरक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। इस ट्वीट का लब्बोलुआब ये कि डंकापति का हृदय परिवर्तन हो चुका है। यह सुनकर धृतराष्ट्र को हंसी आ गई। संजय ने कहा, पुरी जी के ट्वीट पर सबको ऐसे ही हंसी आई थी। क्या डंकापति इतनी कच्ची गोलियां खेलते हैं?
शाम ढलते ढलते यह साबित हो गया कि कच्ची गोलियां जिसने खेली हों, डंकापति ने तो कतई नहीं खेली। अवैध रोहिंग्या विदेशों से जुड़ी मीडिया के एक हिस्से में आई खबरों के संबंध में ये स्पष्ट किया जाता है कि गृह मंत्रालय MHA ने नई दिल्ली के बकरवाला में रोहिंग्या अवैध प्रवासियों को EWS फ्लैट प्रदान करने के लिए कोई निर्देश नहीं दिया है। संजय जारी रहे। यह चकल्लस जब सामने आई उस वक्त कईयों को खुशी हुई, लेकिन जिन्हें डंकापति का अतीत पता है वो पुरी साहब के बयान का भविष्य जानते थे। शाह आलम ने संसद के पटल पर रोहिंग्याओं से दुश्मनी का ऐलान खुलेआम किया था। वहां माइनॉरिटी नहीं है इसलिए उनको नहीं स्वीकार करे, उनके साथ अन्याय नहीं कर रहे। अगर वो माइनॉरिटी होते तो उनको भी स्वीकार कर लेते। रोहिंग्या को कभी भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। मैं आज फिर से स्पष्ट। धृतराष्ट्र ने कहा, यह तो पुरी साहब ने डंकापति के लिए बड़ा संकट पैदा कर दिया। संजय ने कहा, जी महाराज। इसके बाद डंकापति के विरोधियों ने मामला लपक लिया। केंद्र सरकार भी ऐसा मानती है कि रोहिंग्याओं को नहीं बसाना है, फ्लैट नहीं देने, तो फिर केंद्र सरकार के भी रुख के खिलाफ जाके ये डिसीजन किसके कहने पे लिए जा रहे थे, कौन ले रहा था, कहां से इसके आदेश आ रहे थे, ये सबकी बहुत निष्पक्ष तुरंत जांच होनी चाहिए। और जो भी लोग अगर केंद्र सरकार के रुख के खिलाफ जा रहे थे तो केंद्र सरकार के रुख के खिलाफ, और दिल्ली की सरकार से जो ये सरकार से छिपा के डिसीजन लेना चाह रहे थे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। धृतराष्ट्र ने पूछा, फिर निपटारा कैसे हुआ? संजय ने जवाब दिया, एक ही अस्त्र है डंकापति के पास, हुड़कचुल्लुओं की फौज और दरबारी मीडिया। पूरी तैयारी से हुड़कचुल्लुओं को मैदान में उतारा गया। आप भी सुनिए। रोहिंग्याओं को फ्लैट क्या आम आदमी पार्टी की सरकार देना चाह रही थी? क्या ये चिट्ठी है? क्या उस मीटिंग के अंदर दिल्ली के सचिव थे या नहीं थे? पॉइंट नंबर 1। रोहिंग्या मुसलमानों को फ्लैट देने के मामले में दिल्ली सरकार की चिट्ठी सामने आई है। इस चिट्ठी में रोहिंग्या मुसलमानों को फ्लैट देने की बात है। इस मामले में कुछ दस्तावेज भी सामने आए जिनमें फ्लैट देने की बात कही जा रही है कि आम आदमी पार्टी सौरभ भारद्वाज जी की पार्टी को रोहिंग्या घुसपैठियों की ज्यादा चिंता है दिल्ली की जनता से ज्यादा। यही कह रहे हैं ना सर आप? धृतराष्ट्र चिढ़ते हुए बोले, हुड़कचुल्लुओं ने सारा धर्म ईमान बेच खाया है क्या? इन्हें इहलोक और परलोक किसी का ध्यान नहीं। संजय ने कहा, डंकापति इन्हें इसी की तनख्वाह देते हैं महाराज, इसलिए इनसे धर्म ईमान की उम्मीद करना भूसे के ढेर में सुई खोजने जैसा है। आपकी किस्मत तेज हुई तो सुई मिल सकती है, वरना मुफ्त में भूसा लेकर घर जाइए। यह सुनकर धृतराष्ट्र चिढ़ते हुए खड़े हुए और अंतःपुर को लौट गए। धृतराष्ट्र संजय संवाद में इस हफ्ते बस इतना ही। पिछले हफ्ते फिल्म सिटी बैरक नंबर 16A में दैवीय हस्तक्षेप हुआ, डिवाइन इंटरवेंशन। आज की टिप्पणी में उस पर विशेष बात। एक साथ एक वक्त में 5 चैनलों पर बिल्कुल उसी तरह से ज्ञान का अवतरण हुआ जैसे कुरुक्षेत्र के मैदान में शस्त्र छोड़कर भगवान कृष्ण की शरण में पड़े अर्जुन पर हुआ था। भारतीय खबरिया चैनलों के इतिहास में यह दुर्लभ अवसर पिछले हफ्ते नुमाया हुआ। सबसे पहले आप आज तक को देखिए। और ये वही कार्यकर्ता हैं जो विरोध करने के लिए यहां पर पहुंचे थे। तो फिलहाल ये तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। अब ये मामला एक तरफ तो यहां पर सीबीआई की जांच ईडी को लेकर आ रहा है और दूसरी तरफ विरोध चल रहा है। और अब आपको सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास ले चलते हैं जो हर घर जल उत्सव में कुछ कह रहे हैं। आइए। और अब एबीपी न्यूज को देखिए। सीबीआई की टीम ने एक साथ सुबह 8 बजे छापेमारी शुरू की है। इसमें सबसे प्रमुख यकीनन दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का घर है। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो हर घर जल उत्सव को संबोधित कर रहे हैं। सीधे आपको ले चलते हैं। इसके बाद आप न्यूज 18 इंडिया को देखिए। मनीष सिसोदिया के घर के बाहर बड़ी तादाद में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं। ये लोग विरोध कर रहे हैं जो मनीष सिसोदिया के घर के अंदर सीबीआई की टीम पहुंची है। आबकारी नीति आज का ये कार्यक्रम गोवा में हो रहा है, लेकिन आज मैं सभी देशवासियों के साथ। और अब टाइम्स नाउ नव भारत देखिए। आप बता दो, टाइम्स नाउ तो झूठ नहीं दिखाता। तो नरेंद्र मोदी जी की कैबिनेट में कितने ऐसे लोग हैं? 42% लोग हैं। शहजाद, एक मिनट, आपको रोक रहा हूं, वापस आपके पास आऊंगा क्योंकि आप 1 बजे कुछ खुलासा भी करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त बात कर रहे हैं, सीधे उनकी तरफ चलते। और आखिर में रिपब्लिक भारत देखिए। बताना चाहता हूं, मनीष सिसोदिया वो शिक्षा मंत्री हैं जिनके बारे में कल न्यूयॉर्क टाइम्स अमेरिका और विशेषकर माताओं बहनों को बधाई देता हूं। एक बार इन सब को एक साथ देखिए और सबके प्रसारण के समय को ध्यान में रखिए।
19 अगस्त को ठीक 12:30 बजे घोघा बसंत दरबारी मीडिया के ऊपर हुए इस दैवीय हस्तक्षेप को दिखाने का एक बड़ा मकसद है। आपने महसूस किया कि अचानक से प्रधानमंत्री का भाषण दिखाने के पहले ये सारे चैनल क्या दिखा रहे थे? ये दिखा रहे थे AB 17 मथुरा रोड दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के इसी सरकारी आवास पर सुबह 8 बजे शुक्रवार सुबह करीब 8 बजे CBI पहुंच गई थी और रात 10:30 बजे जाकर CBI टीम मनीष सिसोदिया के घर से निकली है। क्या ऐसा हो सकता है कि सारे चैनल एक समय में कोई एक खबर दिखा रहे हों और फिर एक साथ उस खबर को बीच में छोड़कर दूसरी खबर पर कूद जाएं और जिस खबर पर कूदें वह खबर भी सभी चैनलों पर हूबहू एक ही हो? जैसे इस मामले में सारे हुड़कचुल्लू मनीष सिसोदिया के घर पर CBI के छापे की खबर दिखा रहे थे। वहां से सीधे सब के सब प्रधानमंत्री के भाषण पर शिफ्ट हो गए। यह कैसे होता है? यह सब एक अदृश्य शक्ति से संचालित होता है जिसका जिक्र मैं बार बार करता हूं। यह अदृश्य शक्ति रायसीना हिल्स के आसपास मौजूद दफ्तरों में रहती है। क्या 5 अलग अलग चैनलों के 5 संपादक एक ही समय में एक ही खबर पर कूदने का फैसला एक साथ कर सकते हैं? जैसे सबका मालिक एक है वैसे ही इन चैनलों के सुपर संपादक भी एक हैं। 19 अगस्त को खबरिया चैनलों पर घटी यह घटना चीख चीख कर कहती है कि इस देश के खबरिया चैनलों ने अपना संपादकीय स्वायत्तता उस अदृश्य शक्ति के पास गिरवी रख दी है। सारे संपादकीय निर्णय वहीं पर लिए जाते हैं। जैसे ही यह दिखा कि मनीष सिसोदिया के ऊपर CBI के छापे का मुद्दा तूल पकड़ चुका है, सारा मीडिया उसे ही दिखा रहा है। न्यूज़ का तकाजा भी यही था कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री के ठिकानों पर CBI का छापा ही सबसे बड़ी खबर है। तब सवाल आता है प्रधानमंत्री जी का, उनके मीडिया प्रेम का, उनकी छवि प्रबंधन का। पेशेवर शब्दों में इसे खबरों को स्पिन देना कहते हैं। इसके लिए बाकायदा स्पिन मास्टर्स तैनात रहते हैं। इन स्पिन मास्टर्स का यही काम है कि टीवी की खबरों में क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा। जैसे पुराने जमाने में राक्षस की जान तोते में कैद थी, वैसे ही हमारे प्रधानमंत्री जी का आभा मंडल मीडिया के प्रबंधन में कैद है। प्रधानमंत्री के इस भाषण से जुड़ी कुछ और बातें जान लीजिए। यह भाषण गोवा में हर घर जल मिशन से संबंधित था। गोवा के नौकरशाहों और नेताओं को वीडियो के जरिए संबोधित करना था। 10:30 बजे इसे संबोधित करना था, लेकिन इसे 12:30 बजे प्रसारित किया गया। ऐसा भाषण जिसमें देश को देने या बताने के लिए कुछ खास नहीं था, कम से कम ब्रेकिंग न्यूज़ के रूप में चलाने के लिए तो कुछ भी नहीं था, लेकिन सारा मीडिया एक विपक्षी दल को लगातार कवरेज दे रहा था। इसलिए स्पिन मास्टर्स इसे प्रधान जी की ओर मोड़ने के लिए कूद पड़े। सरकार के चरणों में यह मीडिया सरकारी रेवड़ियों के लालच में लौट रहा है। इससे बचने का एक ही विकल्प है, सब्सक्रिप्शन। पूरी दुनिया में यह विकल्प ही मीडिया और लोकतंत्र को बचा सकता है। न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करके आप एक सशक्त मीडिया और एक जवाबदेह लोकतंत्र की मदद कर सकते हैं। अब मैं आपको बिल्किस बानो की कहानी सुनाने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा। 15 अगस्त को आज़ादी की 75वीं सालगिरह के मौके पर बिल्किस बानो के साथ जो कुछ हुआ वह उनके मुसलमान होने की वजह से तो हुआ ही, लेकिन यह सिर्फ मुसलमान या किसी धर्म या जाति के साथ होने से अन्याय नहीं है। यह इस देश की उन लाखों करोड़ों गरीब बेसहारा महिलाओं के साथ हुआ अन्याय भी है। बिल्किस बानो को न्याय से वंचित कर सिर्फ मुसलमान या किसी धर्म को सजा नहीं दी जा रही, बल्कि उन लाखों करोड़ों महिलाओं को सजा दी गई है जिनके लिए बिल्किस का जीवट और उनका साहस एक प्रेरणा थी। बिल्किस को सजा देकर किसी मुसलमान को सजा नहीं दी गई है, बल्कि इसके जरिए इस देश की मौजूदा न्याय व्यवस्था से इस देश की आधी आबादी के भरोसे को कमजोर करने का काम किया गया है। बिल्किस बानो के साथ बलात्कार करने वाले जिन 11 अपराधियों को छोड़ा गया है वो सब बिल्किस के पड़ोसी थे। बिल्किस उन्हें और वो बिल्किस को नाम और चेहरे से जानते थे। उस काले दिन इन अपराधियों ने बिल्किस के परिवार के 13 लोगों की हत्या की थी। उसमें उनकी 3 साल की बेटी भी शामिल थी। जिस वक्त इन 11 लोगों ने बिल्किस के साथ बलात्कार किया उस वक्त वह 5 महीने की गर्भवती थी। बिल्किस ने 2002 में अपनी शिकायत दर्ज करवाई थी। उनके अपराधियों को सजा 2008 में हुई और कुछ गलतियां इस देश की अदालतों ने भी की हैं। मसलन 2022 में जब इन अपराधियों ने सुप्रीम कोर्ट से रिहाई की मांग की, तब अदालत को इनके अपराध की नृशंसता को रेखांकित करते हुए इनकी सजा को कायम रखने वाला निर्देश देना चाहिए था।
लेकिन अदालत ने ये कहकर इन अपराधियों की रिहाई का रास्ता खोल दिया कि इस मामले में राज्य सरकार यानी गुजरात सरकार निर्णय ले। गौरतलब है कि यह वही सुप्रीम कोर्ट है जिसे एक समय में गुजरात सरकार के ऊपर रत्ती भर यकीन नहीं था। उसका मानना था कि गुजरात सरकार बिल्कीस के अपराधियों को संरक्षण दे रही है। गुजरात में बिल्कीस की निष्पक्ष सुनवाई संभव नहीं थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कीस का मामला गुजरात के बाहर महाराष्ट्र में ट्रांसफर किया था। जिस गुजरात सरकार पर सुप्रीम कोर्ट को भरोसा नहीं था, उसी गुजरात सरकार पर बिल्कीस के अपराधियों की रिहाई छोड़कर सुप्रीम कोर्ट ने भी बिल्कीस के साथ अपने हिस्से का अन्याय किया। दरबारी मीडिया ने उम्मीद के मुताबिक ही बिल्कीस को अंधेरे में छोड़ दिया। वही दरबारी मीडिया जिसमें बड़े और चमकदार महिला चेहरे हैं। बिल्कीस का दर्द इनकी रोजाना की कुकुरझोझों में खो गया। लगभग हर बेमतलब के मुद्दे पर घंटों चो चढ़ाने वाले हुड़क-चुल्लुओं के कामकाज का एक मुख्तसर सा आंकड़ा देखिए। रूबिका लियाकत ने 2 हिस्सों में बिल्कीस पर 16 सेकंड और 31 सेकंड खर्च किए। नाविका, श्वेता, चित्रा, अदिति आदि ने इस पर ताकना भी जरूरी नहीं समझा। ले देकर एक बहस अंजना ओम कश्यप ने आज तक पर की। यह भी तमाम आलोचनाओं के बाद आरोपियों की रिहाई के 5 दिन बाद हुई। बिल्किस बानो के गुनहगारों की रिहाई पर विवाद बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस लगातार गुजरात की बीजेपी सरकार और केंद्र सरकार पर निशाना साध रही है। सजा माफ करने वाली कमेटी में बीजेपी के 2 विधायकों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस गोधरा से बीजेपी के विधायक सीके राव जी के उस बयान पर भी आग बबूला है जिसमें उन्होंने बलात्कार के दोषियों की जाति और अच्छे संस्कारों का हवाला दिया था। बिल्कीस के मसले का एक और पहलू भी है। यह भारतीय समाज के सड़ने की समस्या है जिस पर आप सबको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो जब ये बलात्कारी जेल से रिहा हुए तब फूल, माला और मिठाइयों से इनका स्वागत किया गया। पुरुष तो पुरुष, महिलाएं भी बलात्कारियों का स्वागत कर रही थी। अमृतकाल में महान भारतीय समाज जिसने बुद्ध से लेकर गांधी तक पैदा किए, अब वो लाइन लगाकर बलात्कारियों का हार्दिक अभिनंदन कर रहा है। यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी पूजी जाती है वहां देवता बसते हैं। गुजरात में कौन से देवता बसेंगे यह आप खुद तय कर लीजिए। महिलाओं के सम्मान में गालियों का महाकाव्य लिखने वाले श्रीकांत त्यागी के लिए भी त्यागी समाज मैदान में है। श्रीकांत जी को छोड़ा जाए तुरंत, अभी 5 मिनट के अंदर। अमृत पात्रा ने साले ने टीवी में बैठ के ये बोल रहा है कि 2 पैसे का आदमी नहीं है वो श्रीकांत त्यागी, उसका रेपट मारे जाओ मीडिया के सामने। श्रीकांत के घर पे जो सरकार ने बुलडोजर चलाया वो सिर्फ श्रीकांत के घर पे नहीं, हर त्यागी समाज के छाती का वो बुलडोजर चलाने का काम इस सरकार ने किया। अमृतकाल का अपच हो जाए उससे पहले इस हफ्ते की रिपोर्ट देख लीजिए। जो कही जा रही थी बातें कि अंदर में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा। ट्रेनें तो खुल दी हैं, लेकिन कैसे स्टेशन पर thousands of the migrants workers in different groups walking। इस हफ्ते की रिपोर्ट द क्विंट हिंदी से है। छत्तीसगढ़ के सारकेगुड़ा में 2012 में पुलिस और कथित नक्सलियों के बीच एक मुठभेड़ हुई थी। उस मुठभेड़ में 17 लोग मारे गए थे। इस मामले की जांच रिपोर्ट 2019 में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में पेश की थी। रिपोर्ट के मुताबिक मारे गए लोग सामान्य आदिवासी थे, मुठभेड़ फर्जी थी। लेकिन 2.5 साल होने को आए, अभी तक इस मामले के आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यह न्याय की उम्मीद से नाउम्मीद हो चुके आदिवासियों की कहानी है। और पुलिस वाला आए, चारों तरफ घेर लिए, भी नहीं पता, और सब बात चिल्लाए कि पकड़ो बोल के चिल्लाए और फायरिंग शुरू की। उन लोग गाँव वाले चिल्ला रहे हैं कि हम गाँव वाले हैं बोल के, और फिर भी उन लोग फायरिंग किए। तो एक जन तो घर का बाजू वाला घर वाला नारनेर पाओ, तो कौन हम तो गांव वाले हैं, कुछ घर जा रहा था चिल्लाते उसको ही मार दिए। मतलब एक तरफा फायर कर दिए जिसमें मतलब भाग दौड़ के चक्कर में 17 लोग की मृत्यु हो गई और 6 लोग घायल हो गए। और कुछ लोग जो उतना संख्या में नहीं मारते, लेकिन मतलब 17 के बीच तो नहीं जाते, उन मतलब घायल थे उनको फिर भी मार दिया गया, जिन पर मतलब निशान देखा गया, मतलब ईंटा से कुचले। अगले हफ्ते होगी एक और टिप्पणी। नमस्कार।